डीडी किसान, बदलते भारत की शान। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। नमस्कार, स्वागत है आपका कृषि दर्शन में। मैं हूं अंजू सिंह। कृषि दर्शन आप किसान भाई बहनों के लिए एक ऐसा कार्यक्रम है जिसके माध्यम से हम कृषि जगत से जुड़ी तमाम नई नई जानकारियां आप किसानों तक पहुंचाते हैं। चाहे बात खेती में नई तकनीक इस्तेमाल की हो, या फिर सरकारी योजनाओं का भरपूर लाभ लेना हो, या फिर नवाचार के साथ आगे बढ़ना हो। इसीलिए हमने कार्यक्रम को 3 भागों में बांटा है। सबसे पहले हम बात करते हैं विज्ञान और किसान की, उसके बाद नजर डालते हैं कृषि स्टार्टअप पर, और अंत में देखते हैं फार्मिंग इंडिया। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के कृषि दर्शन की। आइए अब नजर डालते हैं सम्मेलन से प्रगति की ओर पर। राजधानी दिल्ली में स्थित अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, और इस कार्यक्रम का मुख्य मकसद था कि कैसे पशुपालन से हमारे किसानों की आय में वृद्धि हो सकती है, हमारे पशु कैसे स्वस्थ रहे, इससे जुड़ी तमाम नीतियों पर चर्चा हुई। आइए जानते हैं क्या विशेष रहा इस सम्मेलन में। दिल्ली स्थित अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर में पशुओं का कल्याण कैसे हो और उसके रिसर्च को लेकर एक राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस अवसर पर केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन एवं डेयरी मंत्री राजीव रंजन सिंह, केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन एवं डेयरी राज्य मंत्री डॉक्टर SP सिंह बघेल, जॉर्ज कुरियन, मंत्रालय के सचिव नरेश पाल गंगवार एवं वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। इस अवसर पर केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन एवं डेयरी मंत्री राजीव रंजन सिंह ने कहा, आज का विषय एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। पशुओं पर प्रयोग करना भी आवश्यक है, लेकिन उनको जितना ज्यादा कम से कम पीड़ा हो उस प्रयोग के फलस्वरूप, उस पर भी चिंतन की आवश्यकता है। क्योंकि पशु ऐसे हैं, हमको तो अगर कोई पीड़ा हो, दर्द हो, कोई इंजेक्शन भी देता है, और अगर अच्छे से इंजेक्शन नहीं देता है तो पीड़ा होती हम प्रकट करते हैं तुरंत। पशु एक ऐसा जंतु है जो अपनी पीड़ा को प्रकट नहीं कर सकता। हाँ, कभी कभी आप देखेंगे कि पशुओं को अगर अंदर बहुत पीड़ा होती है तो प्रकट नहीं कर सकता, लेकिन उसकी आंख से आंसू निकल जाता है। तो हम लोगों को इस पर विशेष तौर पर चिंतन करने की आवश्यकता है कि उस प्रयोग पर, पशुओं से पर प्रयोग करना भी आवश्यक है, लेकिन उस प्रयोग का प्रतिफल उसको कम से कम पीड़ा हो, उसको कम से कम हम कष्ट दे सकें, यह हमारा उद्देश्य होना चाहिए। और हम समझते हैं कि आज का जो ये सम्मेलन है वो इस विषय पर गंभीरता से सोचेगा, और समुद्र मंथन से कोई अमृत जरूर निकलेगा, जो हमारे पशुओं को, जो बोल नहीं सकते हैं, हंस नहीं सकते हैं, अपनी भावना प्रकट नहीं कर सकते हैं, उनके लिए अमृत के रूप में निकलेगा और उनको कम से कम कष्ट हो सके। पशुओं पर प्रयोग और जो पर्यवेक्षण है, इसी समिति का गठन एनिमल क्रूएल्टी एक्ट के तहत हुआ है, और इसका उद्देश्य भी यही है कि हम परीक्षण के समय, प्रयोग के समय या उसके बाद हम पशुओं को कम से कम तकलीफ हो सके, इसका उद्देश्य भी वही है। इनका मुख्य कार्य है, जो CCSA है, मुख्य कार्य इनका है कि विश्वविद्यालय, जो एनिमल यूनिवर्सिटीज हैं, जो एनिमल हस्बेंड्री हॉस्पिटल्स, मेडिकल कॉलेजेस हैं, हॉस्पिटल्स हैं, तथा जो रिसर्च इंस्टीट्यूट्स हैं,
उनका पशु गृह कहाँ कैसा सुविधा उनको दी जा रही है, उसका निरीक्षण, उसका पंजीकरण एवं उस पर नियंत्रण रखना इसका काम है। हमारा देश, आप सबको मालूम है कि हमारा देश एक फार्मास्यूटिकल शक्ति के रूप में उभर रहा है पूरी दुनिया में, और इसमें आप सबों का सहयोग है। आप सबों के सहयोग के कारण ही हमारा देश आज पूरी दुनिया में फार्मास्यूटिकल शक्ति के रूप में उभरा है। 2025-26 में हमारा जो एक्सपोर्ट है फार्मास्यूटिकल सेक्टर का, वो लोग 2,10,000 करोड़ से ज्यादा पहुंच चुका है। और ये सब आप सबों का मेहनत का परिणाम है। हम जैविक दवाइयाँ, फॉर्मुलेशन तथा वैक्सीन, ये सभी चीजें शामिल हैं जो आप बनाते हैं, आप रिसर्च करते हैं। आपके उस आउटकम के आधार पर सबसे ज्यादा असरदार वैक्सीन का निर्माण होता है, जेनेरिक मेडिसिन्स का निर्माण होता है। तो इन सबों में आप सबों का योगदान है, और आप सब आज बैठ के यहाँ चिंतन करने के लिए उपस्थित। अनुबंध और अनुसंधान, रिसर्च, इन दोनों में एक वैश्विक केंद्र बन चुका है। पूरी दुनिया का एक केंद्र है, पूरी दुनिया हमारे यहाँ देखती है। हमारे देश में आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी नए नए इनोवेशंस पर जोर डालते हैं, जिसको नवाचार कहते हैं। तो नवाचार एवं दवा की खोज के लिए हमारा देश आज पूरे दुनिया में जाना जाता है और एक रणनीतिक केंद्र बन चुका। इस सम्मेलन के महत्व के बारे में मंत्रालय के सचिव नरेश पाल गंगवार ने कहा, ये जो सब्जेक्ट है एनिमल वेलफेयर, ये 2019 से पहले विभिन्न विभागों ने रहा, इसके बारे में भी जानकारी दी। और जब से हमारे यहाँ आया है, इसमें हम लोग ये कोशिश कर रहे हैं कि जो कमेटी ऑन कंट्रोल एंड सुपरविजन ऑफ एक्सपेरिमेंट ऑन एनिमल्स है, इसका मुख्य फोकस होना चाहिए कि इसके स्टैंडर्ड्स डेवलप किए जाएं कि किस प्रकार से एनिमल का उपयोग रिसर्च, पर्टिकुलरली फार्मास्यूटिकल, न्यू वैक्सीन डेवलपमेंट, बायोमेडिकल्स में किस प्रकार से किया जाए, उसके क्या प्रोटोकॉल होने चाहिए, और फिर उन संबंधित रिसर्च इंस्टीट्यूशन की जिम्मेदारी होनी चाहिए कि उन प्रोटोकॉल्स को फॉलो करते हुए इस काम को वो करें। और उसमें जो इंस्टीट्यूशन के स्तर पर जो कमिटीज़ बनी हुई हैं, जिनको हम लोग इंस्टीट्यूशनल एनिमल वेलफेयर कमिटीज़ कहते हैं, उनका रोल बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि वहाँ पर उन लोगों को इन प्रोटोकॉल्स की पालना कराना बहुत ज़रूरी है। तो चर्चा करेंगे, सभी रिसर्च इंस्टीट्यूट के लोग आए हुए हैं, वो जो अभी व्यवस्था है उसके बारे में अपनी बताएंगे कि किस तरह से डिफ़िकल्टीज आती हैं, या और उसमें क्या सुधार किया जा सकता है, और क्या इसमें फर्दर डेलीगेशन किया जा सकता है, क्योंकि सेंट्रली बहुत बड़ी मात्रा में कार्य का केंद्रीकरण करना भी उतना उचित नहीं है। तो अभी हम लोग प्रथम फेज़ में जो हम लोगों ने रिफॉर्म्स किए थे उसके बाद की व्यवस्था को देख रहे हैं, और अभी सेकंड फेज़ ऑफ रिफॉर्म्स की हम लोग काम कर रहे हैं। तो ये बहुत ही अप्रोप्रिएट समय है इस कॉन्फ्रेंस को करने का, क्योंकि जो आप लोगों की फीडबैक आएगी उस पर हम लोग विचार विमर्श करके नेक्स्ट फेज ऑफ रिफॉर्म्स इसमें करेंगे। जो सेसा के रूल्स हैं वो भी हम लोग पूरी तरह से अंडर रिव्यू हैं, और आप लोगों की फीडबैक के आधार पे और अन्य जो स्टेक होल्डर्स हमको बताएंगे उसके आधार पे हम लोग इसको इसमें काम करके नए रूल्स लाएंगे और फर्दर इस व्यवस्था को हम लोग और स्ट्रेंथन करेंगे। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं मंत्रालय से। हमारे किसानों तक सही समय पर और सही जानकारी पहुंच सके, इसके लिए हमने कृषि मंत्रालय में ही डीडी किसान का स्टूडियो स्थापित किया है। आइए जानते हैं कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय में संयुक्त सचिव संजय कुमार अग्रवाल जी से कि कैसे नई तकनीक का इस्तेमाल कर और प्रशिक्षण लेकर हमारे किसान आत्मनिर्भर बन सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। आज किसानों को हम लोग प्रशिक्षण देने के लिए कई प्रकार की व्यवस्थाएं क्रिएट कर रहे हैं। हमारी एक महत्वपूर्ण योजना है आत्मा, जिसके तहत हम लोग देश के विभिन्न प्रखंडों के किसानों को
उनके गाँव से लेकर के दूसरे जिलों में, दूसरे राज्यों में हम लोग भेजते हैं और उसमें वो लोग ट्रेनिंग प्राप्त करते हैं। और ये ट्रेनिंग का सबसे बड़ा उद्देश्य है कि एक किसान दूसरे किसान से सीखे, वो किसान नई तकनीकों को सीखे, और जो किसान नई तकनीकों को सीख रहे हैं वो कई प्रकार की नई व्यवस्थाओं में सहयोग कर रहे हैं। हमारी आत्मा की आज सक्सेस स्टोरीज कई राज्यों में काफ़ी अधिक फेमस हुई है। कई राज्य के किसान अन्य राज्यों में जा कर के नई नई तकनीक सीख के आए और उसके अपने खेतों में उसको लागू कर रहे हैं। एक ज़िले के किसान दूसरे ज़िले में जा कर के किसानों को देख रहे हैं, नए नए संस्थान में जा रहे हैं, कृषि विज्ञान केंद्र में जा रहे हैं। हमारे ICAR के कई ऐसे संस्थान हैं जहां किसानों को ले जाया जाता है, वैज्ञानिकों से उनकी मुलाकात की जाती है, प्रोग्रेसिव फार्मर्स से वो मिलते हैं। तो किसानों का सबसे बड़ा आज केंद्र है प्रशिक्षण और एक्सपोजर। अगर किसान ये देखे कि उन्हें आगे क्या करना है और दूसरे किसान कैसे करते हैं, आज कई मामलों में हम देख रहे हैं कि एक खेत में किसान एक कम उत्पादकता ले रहा है, उसी प्रकार के अन्य खेत में दूसरा किसान अधिक उत्पादकता ले रहा है। एक किसान को काफ़ी अधिक फ़ायदा हो रहा है, दूसरा किसान घाटे का सौदा बता रहा है। तो जब तक किसान आपस में देखेंगे नहीं, सीखेंगे नहीं, तब तक किसानों की जो प्रतिभा है उसका सही आकलन होना मुश्किल होता है। तो हम लोगों ने किसानों के लिए कई प्रकार की योजनाएं प्रारंभ की है। प्रशिक्षण के माध्यम से हम लोग उनको कई नई चीज़ें सिखा रहे हैं और साथ साथ टेक्नोलॉजी का भी उपयोग सिखा रहे हैं। अभी भारत विस्तार एक नई टेक्नोलॉजी सामने आई है जिसमें मोबाइल से ही हम किसानों के कई प्रश्नों का उत्तर दे रहे हैं और किसान उसको बिल्कुल अपनी लैंग्वेज में अपने हिसाब से प्रश्न पूछता है और हमारा वर्चुअल असिस्टेंट उसका जवाब देता है। इससे किसानों के मन में जो कई प्रकार की हिचक होती है प्रश्न पूछने के दूसरे के सामने, वो हिचक कम होती है और वो किसान अपने आप भारत विस्तार में जो वर्चुअल असिस्टेंट है उनसे प्रश्न पूछता है और वो उसको जानकारी मिलती है। इसके अलावा हमारे यहाँ किसान कॉल सेंटर भी है। यदि किसान को लगता है कि हमें वैज्ञानिक से सीधी बात करनी है तो किसान कॉल सेंटर पर जो एग्रीकल्चर ग्रेजुएट्स हैं उनकी तैनाती की गई है और वो किसान टोल फ्री नंबर पर डायल करके किसान के संबंध में, अपने मौसम के संबंध में, किसी भी फसल के संबंध में, किसी भी योजना के संबंध में जानकारी प्राप्त कर सकता है। अब हम लोग ये कोशिश कर रहे हैं कि अगर किसानों को जानकारी से सेटिस्फाइड ना हो तो इसको किस प्रकार कृषि विज्ञान केंद्र और अन्य साइंटिस्ट से जोड़ा जा सके, और इसके लिए पूरे सॉफ्टवेयर पे काम चल रहा है। किसान भाइयों से मेरा अनुरोध होगा कि हमें जो हम देख रहे हैं वो पर्याप्त नहीं है। हमें देखना है कि जो अच्छे सफल किसान हैं वो क्या कर रहे हैं, वो कौन सी तकनीक का उपयोग कर रहे हैं, वो किस प्रकार बेहतर खेती कर रहे हैं, उस पर हमें काम करना है। साथ ही हम देख रहे हैं कि मार्केटिंग, आज किसान उपजा तो लेता है लेकिन वो उसको सही ढंग से वैल्यू एडिशन नहीं करने के कारण कम दाम पर बेचना पड़ता है। तो हमें देखना पड़ेगा कि किस प्रकार हम प्रोसेसिंग और वैल्यू एडिशन के माध्यम से और अच्छे बाज़ार तक अपनी पहुंच बना करके FPO के माध्यम से एकीकृत हो करके हम अपने प्रोडक्ट को सही बाज़ार तक पहुंचाएं, तब हमें अपने प्रोडक्ट का अच्छा वैल्यू भी मिल पाएगा। तो हम प्रशिक्षण के दौरान उनको वैल्यू एडिशन, मार्केट अप्रोच, उस पर भी हम लोग प्रशिक्षण देते हैं। इन सारे प्रशिक्षण का एकमात्र उद्देश्य है किसान की इनकम बढ़े, किसान का आत्मविश्वास बढ़े। आज युवा किसानों के लिए भी हम लोग विशेष पहल कर रहे हैं, महिला किसानों के लिए भी विशेष जोर दिया जा रहा है, उनके लिए विशेष प्रशिक्षण की व्यवस्था है। युवा किसानों को कई प्रकार के अन्य प्रशिक्षण भी दिए जा रहे हैं क्योंकि आधुनिक खेती एक बहुत ही महत्वपूर्ण रोल है। तो आज हमारे कई युवा किसान आधुनिक खेती से जुड़ रहे हैं। वो न केवल अपनी खेती कर रहे हैं बल्कि आसपास के जो ऐसे किसान जो अब अपनी खेती करने में सक्षम नहीं है उनकी ज़मीन लीज पर लेकर के उस पर खेती कर रहे हैं। तो ऐसे युवा किसानों को भी हम लोग रोल मॉडल के रूप में बता रहे हैं और ऐसे स्थानों पर दूसरे राज्य से, दूसरे ज़िलों से किसानों को भेज रहे हैं कि किस प्रकार एकीकृत खेती हो सकती है, किस प्रकार हमारे युवा जो किसान हैं वो और बेहतर काम कर सकते हैं। महिला किसानों की भूमिका काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो महिला किसानों के लिए भी विशेष प्रशिक्षण का आयोजन किया जा रहा है और उसके लिए उन्हें विशेष ट्रेनिंग भी दी जा रही है, उनकी ज़रूरत के हिसाब से ट्रेनिंग दी जा रही है और उन्हें उन महिला किसानों से भी मिलाया जाता है जो इस क्षेत्र में बहुत अच्छा कर रही है। तो हम युवा, महिला और हमारे जो रेगुलर किसान हैं, ये तीनों लोग मिलकर के भारत की कृषि को आगे बढ़ा रहे हैं। और भारत की जो आधुनिक कृषि है वो केवल धान गेहूं पर निर्भर नहीं है बल्कि इसमें हॉर्टिकल्चर से लेकर के दलहन, तिलहन और हाई वैल्यू एग्रीकल्चर भी शामिल है। तो मैं किसानों से अनुरोध करूंगा
कि हम और बेहतर खेती करें। हम ट्रेडिशनल खेती तो कर ही रहे हैं, लेकिन अगर हम उसमें थोड़ी सी और मेहनत करेंगे तो हमें जो किसानी से आमदनी हो रही है वो 2 गुना से भी बढ़ सकती है। इसी के साथ ही कृषि दर्शन में यहाँ वक्त है एक छोटी सी ब्रेक का। किसान भाइयों गांठ बांध लो, गांठ बांध लो, बात बहुत है काम की, समृद्धि के पैगाम की। मिट्टी के मिजाज को समझो, मिट्टी के हर राज को समझो, मिट्टी की तुम जांच कराओ, मुफ्त सॉइल हेल्थ कार्ड ले जाओ। कभी मुनासिब बीज लगाओ, सही किस्म की खाद ले आओ, जितनी जरूरी उतनी डालो, सही मात्रा खुद पहचानो, इसको अपना मंत्र बना लो, मिट्टी की सेहत तो जानो। बात बहुत है काम की, कम लागत अधिक वरदान की। किसान भाइयों गांठ बांध लो, आज ही मिट्टी की जांच कराएं, राज्य सरकार के कृषि अधिकारी से संपर्क करें और मुफ्त में सॉइल हेल्थ कार्ड पाएं। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किसान हित में जारी। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं कृषि दर्शन। आइए अब नजर डालते हैं विज्ञान और किसान पर। विज्ञान और किसान में आज हम बात करेंगे फूलों की खेती के बारे में। जी हाँ, हमारे किसान पारंपरिक खेती से हटकर अगर ऐसी फसलों का चुनाव करें तो उन्हें अच्छा लाभ हो सकता है, और ख़ास तौर पर फूलों की खेती में गेंदे की फसल को अगर चुने तो उन्हें साल भर मुनाफा हो सकता है, क्योंकि गेंदा एक ऐसा फूल है जिसकी तमाम तरह के आयोजनों में मांग बनी रहती है। इसमें लागत भी कम होती है और उत्पादन भी अच्छा मिलता है। तो आइए जानते हैं कि कैसे हमारे किसान गेंदे की खेती कर सकते हैं और ले सकते हैं अच्छा मुनाफा। हरिद्वार के कृषि विज्ञान केंद्र धनौरी में अलग अलग रंगों के गेंदे के फूल किसानों को आकर्षित कर रहे हैं। गेंदा एक ऐसी व्यावसायिक फसल है जिसकी मांग धार्मिक आयोजनों, शादी विवाह, पूजा पाठ और सजावट के कारण पूरे साल बनी रहती है। कम लागत और कम समय में तैयार होने वाली ये फसल किसानों को अच्छा मुनाफा देने में भी मदद करती है। बात करते हैं गेंदे की खेती के बारे में। गेंदा बहुत ही महत्वपूर्ण फूलों की अगर हम बात करें तो गेंदे का एक बहुत ही ज़्यादा मांग है गेंदे की, क्योंकि जो गेंदा है ये बहुत ही आसानी से उग जाता है और इसमें इतना ज़्यादा मेहनत नहीं लगती है। तो आप देख रहे होंगे ये 2 प्रकार का गेंदा है। गेंदा मुख्य रूप से 2 प्रकार का होता है, एक होता है फ्रेंच गेंदा और एक होता है अफ्रीकन गेंदा। अफ्रीकन गेंदा जो होता है उसके फूलों का साइज थोड़ा बड़ा होता है, जबकि जो फ्रेंच गेंदा होता है उसके फूलों का साइज थोड़ा सा छोटा होता है। और कलर में भी आप देख सकते हैं, जैसे कि ये हमारा जो गेंदा है ये अफ्रीकन गेंदा है, ये ज़्यादातर हमारे पीले और नारंगी रंगों में होते हैं, और जो फ्रेंच गेंदा होता है वो थोड़ा छोटा साइज होता है और उसका जो हम प्रयोग करते हैं वो माला और वेणी बनाने में किया जाता है। अगर जैसे कि मैं अभी यहाँ हरिद्वार नगरी में खड़ी हूँ, हरिद्वार नगरी अपने आप में ये एक धार्मिक नगरी है और यहाँ पर हमारे जो फूलों की मांग है वो बहुत ही ज़्यादा है। तो इसीलिए हमें गेंदे की फसल का समय इस प्रकार से निर्धारित करना चाहिए कि हमारे जो किसान बंधु हैं उन्हें प्रॉफिट हो, वो उससे फायदा ले सके। गेंदे की खेती साल भर अलग अलग मौसम में की जाती है। बरसाती मौसम के लिए जून जुलाई में नर्सरी तैयार कर खेत में रोपाई की जाती है। वहीं फरवरी, मार्च और रबी सीजन में इसकी खेती किसानों को बेहतर उत्पादन देती है। गेंदे की फसल लगभग 60 से 70 दिनों में तैयार हो जाती है, जिससे किसान कम समय में बाजार तक अपनी फसल पहुंचा सकते हैं। गेंदे की जो खेती है ये हम पूरे साल भर कर सकते हैं। जैसे कि आपने देखा कि अभी बरसात चल रही है तो जून जुलाई में आप इसे, जून में आप इसकी नर्सरी तैयार कर सकते हैं और जुलाई में आप इसकी पौध लगा सकते हैं खेत में, और साथ ही साथ हम इसे जायद में भी लगा सकते हैं फरवरी मार्च में, और हम इसे हमारी जो विंटर सीजन है यानी कि रबी में भी हम लगा सकते हैं। यानी कि पूरे साल भर हम गेंदे की खेती से अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। और गेंदे का फूल, ये जो हमारी फसल है ये लगभग 7 दिनों में पककर तैयार हो जाती है, तो इसलिए हमें इतना ज़्यादा
इंतजार भी नहीं करना पड़ता और हमें जो इसका उत्पादन होता है हमें काफ़ी अच्छा मिलता है। अब तो हमें ये देखना पड़ेगा कि इससे हम ज़्यादा पैदावार कैसे ले सकते हैं। तो किसान भाइयों, जब आपने इसकी रोपाई कर दी गेंदे की, इसकी पौध लगभग 1 महीने में आपकी तैयार हो जाती है। जब आपने इसे खेत में लगा दिया, उसके 45 दिन बाद हमें क्या करना है, जो पहली कली आएगी उसे हमें तोड़ देना है। तो उससे क्या होगा कि जो हमारी साइड ब्रांचेस हैं इसकी, वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ेंगी और ज़्यादा फैलाव होगा हमारे पौधे में और हम इससे ज़्यादा से ज़्यादा फसल लेंगे और जो फूलों की गुणवत्ता होगी वो भी क्या होगी, अच्छी होगी। सरकारी योजनाओं और बागवानी मिशन के तहत किसानों को फूलों की खेती के लिए प्रशिक्षण और तकनीकी सहायता भी दी जा रही है। यही वजह है कि अब कई किसान पारंपरिक खेती के साथ साथ फूलों की खेती को भी आय का बेहतर विकल्प मान रहे हैं। इसी के साथ ही कृषि दर्शन में यहाँ रुकेंगे, एक छोटे से ब्रेक ले। क्या बात है भाई, आजकल तो काफी खुश नजर आ रहे हो। क्यों ना हो, अब मैं ऑर्गेनिक खेती जो कर रहा हूँ ये पूरा प्राकृतिक है, ऑर्गेनिक है। इसमें हमारे खेत, हमारी फसल और हमारी जेब सब फायदे में होते हैं और इसमें लागत भी कम है। जी हाँ, आप भी ऑर्गेनिक खाद का प्रयोग करें, अपनी फसल और मिट्टी को तंदुरुस्त बनाएं और आपकी आमदनी में इजाफा करें। अधिक जानकारी के लिए किसान कॉल सेंटर टोल फ्री नंबर 1800-180-1551 पर कॉल करें और लॉग ऑन करें kisan.gov.in और farmer.gov.in। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किसान हित में जारी। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं कृषि दर्शन। आइए हम नजर डालते हैं फार्मिंग इंडिया पर। फार्मिंग इंडिया में सबसे पहले आपको लेकर चलते हैं हमारे एआई एंकर कृष के पास, जो कि आम की फसल से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां आप किसानों के लिए लेकर आए हैं। तो आइए जानते हैं क्या है विशेष अपने एआई एंकर कृष से। नमस्कार किसान भाइयों और बहनों, मैं हूं आपका एआई एंकर कृष। आज हम बात कर रहे हैं आम की फसल की टिप्स के बारे में। बदलते मौसम में आम की फसल की सुरक्षा के लिए किसानों को विशेष सावधानी बरतनी चाहिए। आंधी और बारिश के कारण कच्चे फलों के गिरने का खतरा बढ़ जाता है, इसीलिए बागों में नमी बनाए रखने के लिए हल्की सिंचाई करते रहें। गिरे हुए फलों को बेकार फेंकने के बजाय अचार, पना या आमचूर बनाने में उपयोग किया जा सकता है, जिससे किसानों को अतिरिक्त आमदनी मिल सकती है। फलों के काले पड़ने और फटने की समस्या अक्सर मिट्टी में बोरॉन की कमी के कारण होती है। इसके बचाव के लिए सोलुबोर या फॉलीबोर का छिड़काव लाभकारी माना जाता है। वहीं फल छेदक कीट और सूंडियों से बचाव के लिए बगीचे की नियमित निगरानी करें और संक्रमित फलों को हटाकर नष्ट कर दें। जरूरत पड़ने पर कृषि विशेषज्ञों की सलाह से उचित दवा का छिड़काव करें। आम के छोटे फलों को झड़ने से रोकने के लिए मिट्टी में पर्याप्त नमी बनाए रखें और समय पर पोषण दें। पोटाश और जिंक का छिड़काव करने से फल की मिठास, रंग और गुणवत्ता बेहतर होती है। इसके अलावा तेज गर्मी और लू से बचाव के लिए मल्चिंग और माइक्रो स्प्रिंकलर जैसी तकनीकें भी काफी फायदेमंद साबित होती हैं। साथ ही बागों में सूखी पत्तियों और खरपतवार की नियमित सफाई करते रहें, ताकि रोग और कीटों का खतरा कम हो सके। समय पर देखभाल और संतुलित पोषण अपनाने से आम की पैदावार बेहतर होती है और बाजार में अच्छे दाम मिलने की संभावना बढ़ जाती है। इसी तरह कृषि और किसानों से जुड़ी हर महत्वपूर्ण जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए डीडी किसान। धन्यवाद। फार्मिंग इंडिया में आज हम आपको बताएंगे ई-नैम के बारे में। जी हाँ, ई-नैम एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां हमारे किसान अपने घर बैठे ही मोबाइल फ़ोन या कंप्यूटर के माध्यम से डिजिटल प्लेटफॉर्म से अपनी फसल को देश के किसी भी कोने में बेच सकते हैं। अच्छी बात यह है कि ऐसे में पारदर्शिता बनी रहती है और किसानों को अपनी फसल का अच्छा भाव भी मिलता है। और क्या क्या इसके लाभ हैं, कैसे हमारे किसान इससे जुड़ सकते हैं, आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में।
किसानों के साथ धोखाधड़ी की संभावना कम हो जाती है। दूसरा फायदा ये है कि अन्नदाता की पहुंच ज्यादा मंडियों और व्यापारियों तक सीधे हो गई है। तीसरे, मंडियों में आवक और भाव की तुरंत जानकारी मिल जाती है। और चौथा, भुगतान बहुत जल्दी हो जाता है और पैसा सीधे किसान के खाते में जाता है। तो अगर आप भी सुविधा का फायदा उठाना चाहते हैं तो ई-नाम पर रजिस्ट्रेशन कराना होगा। रजिस्ट्रेशन की कोई फीस नहीं है। तो ये था हमारा आज का कृषि दर्शन। लेकिन चलते चलते आपके लिए है एक क्विज जो कि लेकर आए हैं हमारे एआई एंकर। तो आइए डालते हैं उस पर नजर। नमस्कार किसान भाइयों और बहनों, आप देख रहे हैं डीडी किसान। मैं हूं आपका होस्ट एआई कृष और आपका स्वागत है हमारे शो किसान जीके में। यहां हम आपके लिए लाते हैं खेती बाड़ी और ग्रामीण जीवन से जुड़े ज्ञानवर्धक सवाल। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सवाल। रेतीली मिट्टी में कौन सी समस्या अधिक होती है? ए नमी कमी, बी जलभराव, सी लवणता, डी कठोरता। सही जवाब है ऑप्शन ए नमी कमी। रेतीली मिट्टी में कण बड़े होते हैं, इसलिए पानी जल्दी नीचे चला जाता है। इसी कारण इसमें नमी की कमी की समस्या अधिक होती है और फसलों को बार बार सिंचाई की आवश्यकता पड़ती है। आज किसान जीके में बस इतना ही। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए खुशहाल खेती और स्वस्थ जीवन की कामना के साथ नमस्कार। इसी के साथ ही हमारे आज के कृषि दर्शन कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। लेकिन चलते चलते आपको बता दें कि आप अपने सवाल, अपने सुझाव या फिर अगर किसी और विषय पर कोई जानकारी चाहते हैं तो आप हमें ईमेल करके या पत्र लेकर भी बता सकते हैं। इसके लिए पहले हमारा ईमेल आईडी नोट कर ले। हमारा ईमेल आईडी है krishidarshan@gmail.com। पत्र लिखने के लिए हमारा पता नोट कर ले। हमारा पता है कृषि दर्शन, कमरा नंबर 59A, CPC, दूरदर्शन, खेलगांव, नई दिल्ली 110049। कृषि दर्शन आपका अपना कार्यक्रम है। आपके ईमेल्स और आपके पत्रों का हमें इंतजार रहता है। आपके सुझाव, आपके सवाल हमें कार्यक्रम को और बेहतर बनाने में मदद भी करते हैं। कृषि दर्शन के अगले अंक में फिर होगी आपसे मुलाकात। लेकिन चलते चलते आपको बता दें कि आप हमारा ये कार्यक्रम YouTube चैनल पर भी देख सकते हैं। इसके लिए टेलीविजन स्क्रीन पर दिखाए जा रहे इस QR कोड को स्कैन करें और YouTube पर भी देखें कृषि दर्शन। इसी के साथ ही यहाँ लूंगी मैं आपसे इजाजत। कृषि दर्शन के अगले अंक में कुछ नए विषयों के साथ फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक आप बने रहे दूरदर्शन किसान के साथ। नमस्कार।